Good morning, everyone. So, in today's video, we'll discuss about apoptosis. Apoptosis क्या होता है आपका प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, तो apoptosis के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले apoptosis होता क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेक्रोसिस। ठीक है, सो apoptosis, सो प्रोग्राम सेल डेथ इज एन असेंशियल होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। ठीक है, ये एक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज है बॉडी के अंदर, जैसे उसका नंबर है वो एक, जैसे एक रेंज में या कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर जैसे अब आरबीसी है, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसका क्या होगा? एपोप्टोसिस। 120 डेज के बाद क्या होगा उसका? एपोप्टोसिस, या जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, सो प्रोग्राम सेल डेथ इज एन इंड्यूस्ड and ordered process in which the cell actively participates in bringing about its own demise, is a critical factor in the homeostatic regulation of many types of cell population, including those of the hematopoietic system. ठीक है, कि ये जो प्रोग्राम सेल डेथ है ये एक ऑर्डर प्रोसेस है जिसमें एक्टिवली सेल एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन ब्रिंगिंग अबाउट इट्स ओन डिमाइस, इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन द होमोस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको आरबीसी बताया, तो आरबीसी में जैसे क्या होता है 120 डेज के बाद, ये जैसे हमने सेल बाय में भी डिस्कस किया था कि नॉर्मली जो आरबीसी है उसकी मेम्ब्रेन में फॉस्फेटिडाइल सेरीन होता है। ठीक है, बट वो फॉस्फेटिडाइल सेरीन कहाँ पर होता है? इनर लीफलेट में। कहाँ पर होता है आपका? इनर लीफलेट में। ठीक है, जैसे एक लिपिड है फॉस्फेटिडाइल सेरीन, ये इनर लीफलेट में है। लेकिन जैसे ही 120 डेज कंप्लीट होते हैं तो क्या होता है, ये जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है ये बाहर वाले लीफलेट में आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये सब सिग्नलिंग है, क्योंकि इंड्यूस्ड है ना, उसका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गया है। तो ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन कहाँ पर आ जाता है? बाहर आ जाता है। और हमारे अंदर क्या होता है? मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस के ऊपर इन इस फॉस्फेटिडाइल सेरीन के लिए रिसेप्टर होता है जो इसको रेकग्नाइज करके इसको एंगल्फ करता है और इसका एपोप्टोसिस कराता है। ठीक है, क्योंकि जब तक फॉस्फेटिडाइल सेरीन इनर लीफलेट में है तब तक उसका एपोप्टोसिस नहीं हो सकता। लेकिन जब वो आउटर लीफलेट में आ गई तो उसका क्या होता है? एपोप्टोसिस। ठीक है, सो सेल्स undergoing program cell death often exhibit distinctive morphological changes collectively referred to as apoptosis, जिसे हम क्या बोलते हैं? apoptosis. These changes include a pronounced decrease in cell volume. ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तो जो सेल वॉल्यूम है उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द साइटोस्केलेटल दैट रिजल्ट्स इन मेम्ब्रेन ब्लैबिंग, a condensation of the chromatin and degradation of DNA into smaller fragments. ठीक है, ये जो भी सेल एपोप्टोसिस दिखा रहा है उसके कुछ आपको मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे सेल की वॉल्यूम डिक्रीज होगी, जो साइटोस्केलेटन है उसमें मॉडिफिकेशन हुई दैट रिजल्ट्स इन मेम्ब्रेन ब्लैबिंग एंड ए कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द डीएनए इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। फॉलोइंग दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस an apoptotic cell sheds tiny membrane bound apoptotic bodies containing intact organelles। ठीक है, कि जो आपका इन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बाद जो एपोप्टोटिक सेल है वो मेम्ब्रेन बाउंड एपोप्टोटिक बॉडीज को शेड करता है जिसमें इंटैक्ट ऑर्गेनलीज होती हैं। मैक्रोफेजेस क्विकली phagocytose apoptotic bodies and cells in the advanced stages of apoptosis। जो मैक्रोफेज वो क्या करते हैं? इन एपोप्टोटिक बॉडीज को फैगोसाइटोस करते हैं और फिर सेल्स को एडवांस स्टेज में लेके जाते हैं। दिस एंश्योर्स दैट द इंट्रासेलुलर कंटेंट्स, जैसे उसमें ऑब्वियसली प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होंगे, लाइटिक एंजाइम्स होंगे, कैटायनिक प्रोटीन्स होंगे, ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर नॉट रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, इन दिस वे एपोप्टोसिस डज नॉट इंड्यूस ए लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें जो भी आपका जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, जो भी सेल के कंटेंट्स हैं, क्योंकि सेल के अंदर तो डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स भी होते हैं, कैटायनिक प्रोटीन्स भी हैं, ऑक्सीडाइजिंग मॉलिक्यूल भी हैं, तो वो सराउंडिंग टिश्यूज को अफेक्ट ना करें तो छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं और उसको बेसिकली जो आपके मैक्रोफेजेस है वो एंगल्फ करते हैं और फिर उसको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है,
तो एपोप्टोसिस के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, फीचर भी याद रखने होते हैं कि सेल की वॉल्यूम कम हो रही है, साइटोस्केलेटल चेंजेस की वजह से मेम्ब्रेन ब्लैबिंग हो रही है, क्रोमैटिन भी कंडेंस हो रहा है, और जो डीएनए है वो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर आपका डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, एपोप्टोसिस डिफर्स मार्कली फ्रॉम नेक्रोसिस, द चेंजेस एसोसिएटेड विद सेल डेथ अराइजिंग फ्रॉम इंजरी। ठीक है ना, क्योंकि नेक्रोसिस में हम क्या कहते हैं कि जो सेल डेथ किस वजह से हो रही है, इंजरी। इन नेक्रोसिस द इंजर्ड सेल स्वेल्स एंड बस्ट, कि जो इंजर्ड सेल होता है वो स्वेल करता है, बस्ट करता है, रिलीजिंग इट्स कंटेंट एंड पॉसिबली ट्रिगरिंग ए डैमेजिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, कि वो अपने कंटेंट्स को रिलीज करेगा और एक डैमेजिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा। Each of the leukocytes produced by hematopoiesis has a characteristic lifespan and dies by programmed cell death। ठीक है, नेक्रोसिस में तो वो क्या कर रहा है, सेल स्वेल करता है और बर्स्ट करता है और उसके कंटेंट्स भी रिलीज होंगे, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। एपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है आपका, देर इज डिक्रीज इन द सेल वॉल्यूम, और मेन दोनों में देख रहे हैं तो एक आपका क्या देखने को मिल रहा है आपको, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो किसके अंदर आता है आपका, नेक्रोसिस के अंदर। तो ये आपको मेजर डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, तो अभी मेनली हम वैसे एपोप्टोसिस को डिस्कस करेंगे। जैसे एक और एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वैसे ये चलो मैं आपको टर्म ही बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि डेथ अपॉन डिटैचमेंट, जैसे कई बार सेल्स होते हैं ना वो जैसे ईसीएम के साथ अटैच हैं, लेकिन वो ईसीएम से डिटैच हो गए। ठीक है, क्वेश्चन ये आया था कि डेथ अपॉन डिटैचमेंट, क्योंकि मे बी जब तक वो ईसीएम के साथ अटैच है तब तक उनका एपोप्टोसिस नहीं हो रहा है, बट डेथ अपॉन डिटैचमेंट, तो उसके लिए एक टर्म दे रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज एनोइकिस। ये भी एक बार एग्जाम में आया था आपका। तो डेथ अपॉन डिटैचमेंट के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं आपका, एनोइकिस। तो इसमें जैसे ही सेल ईसीएम से डिटैच हो जाता है फिर उसके बाद उसका क्या स्टार्ट हो जाता है, एपोप्टोसिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे सामने क्या शो कर रखा है, एक तरह से एक स्पेसिफिक पाथवे शो करके हैं। ठीक है, जब भी हम एपोप्टोसिस की बात करते हैं, या तो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है या आपका इंट्रिंसिक, दो टाइप के पाथवे की यहां पर हम बात कर रहे हैं, वन इज एक्सट्रिंसिक एंड वन इज योर इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जैसे कुछ लिगेंड्स होते हैं, जैसे ये टीएनएफ अल्फा, फास्ट लिगेंड, ट्रेल, अलग अलग टाइप के लिगेंड्स के नाम है ये, और रिसेप्टर के नाम है। जैसे ये टीएनएफ का रिसेप्टर है, ये फास्ट का रिसेप्टर है, ये डीआरएस। उसके बाद कुछ अडेप्टर्स होते हैं, दैट इज फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, टीएनएफ अल्फा रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ठीक है, जैसे एफएडीडी की फुल फॉर्म क्या बता रहा है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, एसोसिएटेड डेथ डोमेन। और ये होता है आपका टीएनएफ अल्फा रिसेप्टर, बाकी आके वही आपका एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या एक्टिवेट होता है आपका, डिस्क, क्या एक्टिवेट होता है आपका, डिस्क। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हो कि एक ऑटो ऑटो कैटालिटिक क्या होती है, एक्टिवेशन। ठीक है, जिसके बाद क्या आता है आपका, कैस्पेस 8। ठीक है, और कैस्पेस 8 के बाद अगर हम यहां पर देखें तो कैस्पेस 3, 6, 7, एंड दैट विल लीड टू एपोप्टोसिस। मतलब जब एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है तो सबसे पहले जो कैस्पेस वहां पर एक्टिवेट होता है वो कैस्पेस 8 होता है। ठीक है, लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे में जैसे क्या बता रहा है, जैसे कोई स्ट्रेस है, तो अब जैसे इसमें आपका क्या बता रहा है कि प्रो कैस्पेस 8 है, वो किसको क्लीव कराता है, आपके बीआईडी को। ठीक है, जैसे बीआईडी यहां पर क्या होता है आपका, बीआईडी की फुल फॉर्म यहां पर लिखें तो BH3 इंटरैक्टिंग डोमेन डेथ एगोनिस्ट।
BH3 इंटरेक्टिंग डोमेन डेथ एगोनिस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो एपोप्टोटिक। ये क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो एपोप्टोटिक। ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है, जैसे ये जो आपका बैक्स है ना, अभी हम पढ़ेंगे बैक और बैक्स। तो ये बैक्स को आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली इंसर्ट कराता है। BID का काम क्या होता है, इट इंसर्ट्स बैक्स इनटू माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये बैक और बैक्स जब एक्टिवेट होते हैं तभी साइटोक्रोम C बाहर आता है। वो भी हम देखेंगे आगे सिग्नलिंग में। तो कैस्पेस 8 का क्या काम है, वो BID को क्लीव कराता है। जैसे BID क्लीव हुआ तो जो बैक और बैक्स हैं, जैसे वही होता है ना, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाएंगे जिससे साइटोक्रोम C बाहर आएगा। फिर उसके बाद इट विल बेसिकली, उसके बाद वो क्या करेगा, APF1। ठीक है, उसके बाद आपका एक APF1 एक्टिवेट होगा। उसके बाद क्या एक्टिवेट होगा, आपका कैस्पेज 9। ठीक है, और फिर कैस्पेज 9 अल्टीमेटली किसको एक्टिवेट कर रहा है, कैस्पेज 8 को। ठीक है, तो मतलब चाहे आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे चाहे इंट्रिंसिक है, कैस्पेज 8 तो दोनों में आएगा और आगे वाले भी आपके सेम आएंगे। ठीक है, जैसे इसकी भी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। जो APF1 है, दैट इज apoptotic protease activating factor 1। APF1 stands for, क्योंकि इसमें ना आपको प्रोटीन्स के रोल ही याद रखने हैं। apoptotic protease activating factor 1, activating factor 1, apoptotic protease activating factor 1। ठीक है, ये क्या होता है आपका APF1। ये इसकी बात हम करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। ठीक है, इसके बाद कैस्पेज 9, फिर कैस्पेज 8 और फिर सेम पाथवे। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस भी करेंगे कि, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर पहले आपको ये पाथवे याद होना चाहिए। और भी प्रोटीन अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रो एपोप्टोटिक, कुछ होते हैं आपके एंटी एपोप्टोटिक, मतलब जो एपोप्टोसिस को क्या करते हैं, आपका इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पर इसने क्या लिखा हुआ है कि जो BID है, क्योंकि BID बैक और बैक्स, ठीक है, और फिर साइटोक्रोम C रिलीज होगा। अब इन्होंने डायग्राम में, वैसे तो ये सिंबल किसका होता है, इनहिबिशन का, बट इधर एक्टिवेट क्यों लिखा हुआ है। तो BID जो है, P53 का काम क्या होता है, P53 वो तो सेल साइकिल को अरेस्ट कराता है ना, कि जब सेल के अंदर DNA खराब है तो उसको अरेस्ट कराना है। तो उस केस में तो, क्योंकि सेल साइकिल अरेस्ट होगी तभी उसका एपोप्टोसिस होगा। अब पता नहीं सिंबल इनहिबिशन का दिखा रहा है ना, और इधर एक्टिवेट लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना कि क्या शो कर रहा है, कि जो P53 है वो तो एक तरह से BID को क्या कर रहा है, एक्टिवेट। एक्टिवेट तो चलो इन्होंने सही लिखा हुआ था, बट ये शायद सिंबल में थोड़ी सी गलती है। तो P53 एक्टिवेट BID, क्योंकि P53 नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे किसी सेल का DNA डैमेज हो गया, ठीक है, तो P53 सेल साइकिल को अरेस्ट कराता है। अरेस्ट कराने के बाद तो अब ये होता है कि अगर तो रिपेयर सिस्टम ने ठीक कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हमें उसे सेल का क्या कराना पड़ता है, एपोप्टोसिस, या जिसे हम क्या बोलते हैं आपका। तो ऑब्वियसली ये इंट्रिंसिक पाथवे होगा। ठीक है ना, कि सेल का DNA डैमेज तो अंदर से है ना, एक्सट्रिंसिक में तो सिग्नल बाहर से आता है, ये इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करेगा। ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कुछ प्रोटीन्स के नाम एक बार लिखवा देता हूँ, फिर टैबुलर फॉर्म में भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर हम 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं। ठीक है, एक होते हैं जो आपके एंटी एपोप्टोटिक, जो इनहिबिट करते हैं, और एक होते हैं आपके दैट इज योर प्रो एपोप्टोटिक। ठीक है, अब इसी को अच्छे से याद रखना आपने। एक होते हैं एंटी एपोप्टोटिक,
जिनका काम होता है इनहिबिट करना, और एक होते हैं आपके प्रो एपोप्टोटिक जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे सबसे पहले क्या आता है आपका, जैसे एक हम लिखते हैं BCl2, BCl2। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस भी करेंगे। तो इसका काम क्या होता है, ये इनहिबिट करता है। जहां पर भी BCl2 आ गया, जनरली इसका काम क्या होता है, इनहिबिशन का। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स एपोप्टोसिस, it prevents apoptosis inactivating by inactivating back and backs, by inactivating backs and back, backs and back। ठीक है, BCL मतलब होता है बी सेल लिम्फोमा। ऐसे एक होता है BCL XL, ये भी क्या करता है, इनहिबिट करता है। ये भी क्या करता है आपका, इनहिबिट करता है। BCl2 भी इनहिबिट करता है, BCL XL भी क्या करता है आपका, इनहिबिट। एक और अभी हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है BCL XS, BCL XS, ये आपका प्रमोट करता है। BCL XS, ये क्या करता है आपका, प्रमोट करता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे, ये तो चलो दोनों इनहिबिटर हो गए, ये प्रमोटर हो गया। इसके अलावा जैसे भी हम लिख रहे थे बैक्स, बैक्स, एक बैक्स होता है और दूसरा क्या होता है आपका, बैक। तो बैक्स की फुल फॉर्म लिखी है कि BCl2 एसोसिएटेड एक्स प्रोटीन, BCl2 एसोसिएटेड एक्स प्रोटीन। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये भी प्रमोट करता है, इट ऑल्सो प्रमोट्स। ठीक है। एक होता है आपका बैक, BCl2 होमोलोगस, होमोलोगस एंटागोनिस्ट किलर, एंटागोनिस्ट किलर। ठीक है, ये भी क्या करता है आपका, प्रमोट करता है, इट ऑल्सो प्रमोट्स। बैक और बैक्स क्या करते हैं आपके, प्रमोट करते हैं। ठीक है। एक अभी जो मैंने आपको बताया था BID, वो भी क्या आपका, दैट इज प्रो एपोप्टोटिक। ठीक है, मतलब एक तरह से वो भी प्रमोट ही कर रहा है, जो भी हमने डिस्कस किया था BID। BID कैसा था आपका, प्रो एपोप्टोटिक, प्रो एपोप्टोटिक। तो ये भी क्या करता है आपका, एक तरह से स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएट। एक होता है ना, कुछ इनिशिएट करते हैं, कुछ प्रमोट करते हैं, कुछ इनिबिट करते हैं। और एक और मैंने आपको पहले बताया था जब हमने PTN फोक्स वाली सिग्नलिंग पढ़ी थी, अबाउट BAD के बारे में। ठीक है ना, BAD के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज ए BCl2 एसोसिएटेड डेथ प्रमोटर, BCl2 एसोसिएटेड डेथ प्रमोटर, एसोसिएटेड डेथ प्रमोटर। अब इसकी टू फॉर्म्स होती हैं। एक होती है आपकी फॉस्फोराइलेटेड
और एक होती है आपकी डी फॉस्फोरिलेटेड, फॉस्फोरिलेटेड एंड डी फॉस्फोराइलेटेड। ठीक है, जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म है उसकी, जब हम फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म की बात करते हैं, नो इंटरेक्शन विद BCl2, नो इंटरेक्शन विद BCl2। मतलब BAD की किसके साथ इंटरेक्शन होते हैं, BCl2 के साथ। लेकिन जब वो फॉस्फोलिपिड है, दो इंटरेक्शन विद फॉस्फो BCl2, इन दैट केस इट विल एक्ट एज एंटी एपोप्टोटिक। किसकी तरह काम करता है, एंटी एपोप्टोटिक। और जब वो डीफॉस्फोलेटेड होता है तो इट विल फॉर्म हेटेरोडाइमर विद, हेटेरोडाइमर विद BCl2, हेटेरोडाइमर विद BCl2। और उस केस में BCl2 अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका ये अपना फंक्शन नहीं दिखा पाएगा। ठीक है ना, उस केस में फिर ये क्या हो जाएगा आपका, प्रो एपोप्टोटिक। क्योंकि BCl2 मैंने आपको क्या बताया, वो तो इनहिबिट करता है, वो तो एंटी एपोप्टोटिक है। लेकिन वो तभी है जब वो फ्री है। लेकिन जब BAD और BCl2 एक साथ है, जब तो फॉस्फोलेटेड है तो BAD की BCl2 के साथ इंटरेक्शन नहीं होती है, तो BCl2 आपका फ्री है। ठीक है, तो BCl2 फ्री है तो वो अपना फंक्शन दिखाएगा। लेकिन जब वो डीफॉस्फोलेटेड फॉर्म है तो इट विल फॉर्म ए हेटेरोडाइमर विद BCl2, और आपका BAD और BCl2 कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इस केस में क्या होगा, देयर विल बी, क्या होगा इस केस में, एपोप्टोसिस आपका होगा। और हम क्या कह सकते हैं कि टैक्ट एज प्रो एपोप्टोटिक। ठीक है, क्योंकि अभी हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको मेनली यही याद रखना है कि कौन से प्रोटीन का क्या फंक्शन है। ठीक है, और कैस्पेजीज की जैसे हमने बात की, चाहे वो आपका कैस्पेज 8 होता है इनिशिएटर कैस्पेज इन एक्सट्रिंसिक पाथवे, एंड कैस्पेज 9 इज द इनिशिएटर कैस्पेज इन इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, जैसे यहां पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जीन्स, ठीक है, जो भी मैंने आपको लिखवाई जीन्स के बारे में। द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जीन्स accompanies apoptosis in leukocytes and other cell types. Some of the proteins specified by these genes induce apoptosis, कुछ induce कराते हैं, others are critical during apoptosis, and still others inhibit apoptosis। कुछ वो होते हैं जो induce कराते हैं, कुछ critical होते हैं और कुछ inhibit कराते हैं। For example, apoptosis can be induced in thymocytes by radiation, but only if P53 is present। जैसे आपने एक सेल का DNA डैमेज कर दिया, तो उसमें एपोप्टोसिस तभी इंड्यूस होगा जब P53 है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, P53 ने तो पहले सेल साइकिल को अरेस्ट कराना है, उसके बाद आपने लिखा कि P53 ने BID को एक्टिवेट भी करना है, ताकि आगे, क्योंकि वो जो दूसरा BID था, मतलब उसके लिए तो जैसे आपने ये कहा ना कि वो कैस्पेज 8 भी चाहिए आपको। ठीक है ना, क्योंकि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे से आ रहा। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो हमने ये डिस्कस करा है, तो कैस्पेस 8 BID को क्लीव करता है। एक तो BID में भी यहां से आ रहा है, क्लीव होने के बाद में भी वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, तभी क्लीव होके वो एक्टिव हो रहा है। और दूसरा फिर P53 भी कह रहा है कि उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो P53 का होना जरूरी है। वो कहता है अगर P53 होगा तभी सेल का एपोप्टोसिस होगा। मैनी सेल डेथ आर इंड्यूस्ड बाय सिग्नल फ्रॉम फास्ट, a molecule present on the surface of many cells, and proteases known as caspases take part in a cascade of reaction that lead to apoptosis। ठीक है, तो P53 अब एक फास और एक कैस्पेजेस। ठीक है, फास तो एक तरह से लिगेंड है जो कि सिग्नल दे रहा है सेल को। On the other hand, members of the BCL2, that is B cell lymphoma 2 family of genes, BCL2 and BCLXL, and code protein product that inhibit apoptosis। Okay. Interestingly, the first member of the gene family, that is your BCL2, was found in studies
that were concerned not with cell death but with the uncontrolled proliferation of B cells in a type of cancer known as B lymphoma. जैसे हमने क्या देखा ना, अब इसका काम क्या है, ये इनहिबिट करा रहा है। तो अगर कोई चीज को इनहिबिट करा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगी। तो उसने कहा ना कि दे वर कंसर्न नॉट विथ सेल डेथ, ठीक है ना, जब हमने इसको फाउंड करा, क्योंकि इसके अंदर ये जब है तब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये क्योंकि हमने क्या किया, एपोप्टोसिस को इनहिबिट कराते हैं। इनहिबिट कराने का मतलब क्या है, ये प्रोलिफरेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल करा रहे हैं, ठीक है ना। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि BCL2 अगर अपना फंक्शन प्रॉपर कर रहा है तो मतलब अगर BCL2 की जब हमने बात की है, वैसे हमने इसको क्या लिखा है, ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। इनहिबिट का मतलब क्या है, इस सेल ग्रोथ को कर रहा है। अब बात ये होती है, मान लो किसी सेल का एपोप्टोसिस कराना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए फिर। लेकिन अगर इसका लेवल ज्यादा देखने को मिल रहा है किसी कारण से, और वो कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया कि BCL2 जनरली तो किसकी तरह काम करता है, इट इज ए एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है। बट जब इसकी इंटरेक्शन होगी किसके साथ, BAD के साथ, तब ये काम नहीं कर रहा है, तब उसे हम प्रो एपोप्टोटिक बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो कोई ना कोई तो इशू है ना कोई प्रॉब्लम है, तभी तो वो कैंसर हुआ है, जिसे हमने क्या बोला, बी सेल लिम्फोमा। उसमें क्या हो रहा है कि BCL2 जो है वो दैट इज नॉट कंसर्न विद सेल डेथ, क्योंकि हमने क्या, उसमें क्या होगा, BCL2 का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा एक नॉर्मल से। अगर वो ज्यादा होगा तो वो फिर एपोप्टोसिस होने नहीं दे रहा, और एपोप्टोसिस नहीं होगी तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल्स होगी, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखो, उसने आपको एग्जांपल भी दिया है। इन दिस केस BCL2 gene was at the break point of chromosomal translocation in a human B cell lymphoma. The translocation moved the BCL2 gene into the immunoglobulin heavy chain locus, resulting in transcriptional activation of the BCL2 gene. जैसे ये ना ट्रांसलोकेशन हुई कि BCL2 जीन एक क्रोमोसोम से दूसरे के ऊपर चली गई, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी एक्टिवेशन हुई, एंड देयर विल बी ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनकोडेड BCL2, मतलब BCL2 ज्यादा बनने लग गया बाय द लिम्फोमा सेल। द रिजल्टिंग हाई लेवल्स ऑफ BCL2 आर थॉट टू हेल्प ट्रांसफॉर्म lymphoid cells into cancerous lymphoma cells by inhibiting the signals that would normally induce apoptotic cell death। नॉर्मली तो क्या करना था उसने, जो रिजल्टिंग हाई लेवल्स थे BCL2 के, दे आर थॉट टू हेल्प ट्रांसफॉर्म lymphoid cells into cancerous lymphoid cell by inhibiting the signals that would normally induce apoptotic cell death। BCL2 levels have been found to play an important role in regulating a normal lifespan of various hematopoietic cell lineages including lymphocyte, ठीक है। तो अब वही होता है ना, अभी हम जैसे अभी डिस्कस करेंगे, जैसे ये एग्जांपल आपको दे रखा है, एक एक होता है नेव बी सेल। नेव बी सेल मतलब जिसने अभी तक एंटीजन को एनकाउंटर नहीं करा, ठीक है। और एक होता है, मान लो जिसने एनकाउंटर कर लिया, उसको आप क्या बोल सकते हो, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट। एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट। देखो नेव बी सेल ने तो अभी तक एंटीजन को एनकाउंटर ही नहीं करा है, तो हम नहीं चाहते कि इसकी सेल डेथ हो, क्योंकि इसने तो अभी अपना काम करा ही नहीं है। नेव बी सेल या मेमोरी सेल की बात कर रहा है, इसका काम तो हो गया। तो आपने क्या देखा कि जो नेव बी सेल है, उसके अंदर जो BCL2 का लेवल जो होता है वो क्या होता है, आपका ज्यादा होता है, क्योंकि इसका एपोप्टोसिस हमने नहीं कराना है। लेकिन जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट है, उसके अंदर BCL2 का लेवल क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसका एपोप्टोसिस हमने कराना है। तो यहां पे क्या लिखा है, activated lymphocytes have been found to express lower levels of BCL2 and therefore are more susceptible to the induction of the apoptotic death than are naive lymphocytes और memory cell। कि जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर BCL2 का लेवल कम है, क्योंकि उनका तो काम हो गया ना, और वो ज्यादा ससेप्टिबल है कि उनके अंदर एपोप्टोसिस हो। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे अंदर सेल्स होते हैं, एक्टिवेट हो गए तो वो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बना देते हैं, तो उन सेल्स का फंक्शन हो गया, ठीक है ना। देखो ये तो स्टार्टिंग में हमने एक टर्म यूज करी, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि हर एक सेल का लेवल है, ठीक है ना, वो हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। जैसे एक सेल, किसी सेल का कोई लाइफ स्पैन है, किसी का कोई लाइफ स्पैन है, तो जिसका फंक्शन हो गया है उसका हमने एपोप्टोसिस कराना है, या जिसका काम हो चुका है, ठीक है।
और जैसे अब आरबीसी है, उसका लाइफ स्पैन हमने फिक्स बता दिया 120 डेज है, ठीक है। अब 120 डेज तक ही मतलब वो फंक्शन करता है, उसके बाद उसका फंक्शन है नहीं। और जिस रेट से आरबीसी की डेथ हो रही है उस रेट से बॉडी को बनाने भी पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी तो एक नॉर्मल या जो एक रेंज ऑफ आरबीसी है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो अब ये स्पेसिफिकली हमने यहाँ पर इसको बी सेल टू जीन इसलिए नाम दिया क्योंकि इट वॉज लिंक्ड विद द बी सेल लिम्फोमा। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि इस जीन की ओवर एक्सप्रेशन की वजह से लिम्फोमा हुआ है, ठीक है ना। वैसे तो नॉर्मल जितना लेवल होता तो उस केस में तो चलो वो सेल के एपोप्टोसिस को रोक रहा है, ठीक है ना। बट अगर एक लेवल से ज्यादा लेवल हो गया, ठीक है, तो फिर तो और ज्यादा वो मतलब एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि एक लेवल होगा ना BCL2 का भी सेल के अंदर, हाई लेवल होगा। जैसे अब एक स्पेसिफिक इतना लेवल होना चाहिए था, अगर उसका फंक्शन हो गया उसके बाद, क्योंकि और भी प्रोटीन्स है ना, ऐसा तो है नहीं कि BCL2 का भी लेवल है और भी प्रोटीन्स हैं, वो तो अब डिपेंड करता है कि कौन से प्रोटीन का लेवल कितना ज्यादा है। तो जब एपोप्टोसिस कराना था तो इसका लेवल कम होना चाहिए था और बाकियों का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका ही इतना ज्यादा है कि सेल्स का एपोप्टोसिस हो ही नहीं पाया, और फिर वो दे बिकम कैंसर सेल, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जो आपका बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन उन्होंने क्या बताया कि जो BCL2 जीन थी वो द ट्रांसलोकेशन मूव द BCL2 जीन इनटू द इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन लोकस रिजल्टिंग इन द ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन ऑफ द BCL2 जीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सारी जीन्स भी लिखी हुई हैं। BCL2 हमने क्या लिखा था, ये एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करता है। बैक्स मैंने बताया था ये प्रमोट करता है, बैक और बैक्स। BCL XL ये क्या करता है, ये एपोप्टोसिस को आपका प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था BCL XL और एक एक्सेस बताया था, उल्टा तो नहीं लिख दिया था, एक्सेल का क्या लिखा था हमने, इनिबिटी लिखा था ना। तो इधर भी क्या आपका इनिबिटी है, लेकिन जो एक्सेस होता है वो प्रमोट कर रहा है, ठीक है। एलोरेस टर्म या लॉन्ग और शॉर्ट से, कैस्पेस प्रमोट करते हैं, फास्ट इंड्यूस कराता है। ठीक है, इसमें आप ये एक एक्स्ट्रा ऐड करते हो, वैसे ही एपोप्टोसिस में लिखा हुआ है सी एलिगेंस में, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बता रखा है ना कि जैसे हमने मान लो ये जो जीन्स पड़ी हैं, जैसे आपका एक BCL2 APF1 कैस्पेस 9, और एक इसने यहाँ पे क्या लिखी हुई है आपकी BH3, ठीक है। मेनली जैसे आप ये वाली याद रख सकते हो कि जो काम हमारे अंदर BCL2 का है, सी एलिगेंस में वो काम कौन करता है, CD9। जो काम हमारे अंदर APF1 का है वो काम CD4, और जो फंक्शन कैस्पेस 9 का है वो CD3। ये काफी बार एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है, बाकी इसको आप डेवलपमेंटल बायो में पढ़ते हो, पढ़ा है ये। तो इसमें आपसे ये पूछा जाता है ना कि कौन सी जीन किसको रिजेंबल करती है, ठीक है। जैसे आप ये आ सकते हो कि CD9 रिजेंबल BCL2, CD4 रिजेंबल्स APF1 एंड CD3 रिजेंबल्स कैस्पेस 9। तो ये आप इसमें याद रखना। बाकी जैसे ये तो हमने EGL1 BH3 ओनली। ऑर्थोलॉग्स क्या होते हैं, जिनका एंसेस्टर सेम होता है बट वही जीन आपको मतलब अलग अलग स्पीशीज में देखने को मिलती है, ठीक है। सी एलिगन वैसे एक तरह से आपका राउंड वॉर्म होता है, एस्की हेलमेंथिस, ठीक है तो एनिमल ही, बट ये राउंड वॉर्म्स होते हैं। और ये एक तरह से राउंड वॉर्म्स नॉन कोडेट्स में आते हैं, और मैमल्स किस में आते हैं, आपके कोडेट्स में, ठीक है। तो ये भी मैंने कई जगह क्वेश्चन देखा है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसका कंपैरिजन बता दिया, क्योंकि कई बार 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है कि CD9 किसको रिजेंबल करता है, CD4 किसको रिजेंबल करता है, और CD3 किसको रिजेंबल करता है, ठीक है। क्योंकि APF1 और कैस्पेस 9 की हमने किस में बात किया, जो इंट्रिंसिक पाथवे है, ठीक है ना। क्योंकि APF1 के बाद ही क्या था आपका कैस्पेस 9, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है यहाँ पर, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर सेल
undergoes apoptosis by both extrinsic and intrinsic pathways when treated with a chemotherapeutic agent X. Caspase 8 and caspase 9 are the initiator caspase associated with the extrinsic and intrinsic pathways respectively. क्योंकि हमने यही कहा ना कि जो caspase 8 किस में होता है, extrinsic के अंदर इनिशिएटर है, और caspase 9 आपका intrinsic में है. Now if caspase 9 is silenced in the cancer cell by shRNA transfection, what will be the best fit graph for apoptosis scenario in the cancer cell when treated with the agent X? ठीक है, जैसे आपको ये बता दिया ना कि जो एक एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है X जो कि एपोप्टोसिस कराता है, ठीक है, बाय बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. अब आपने क्या करा है कि इसके अंदर कैस्पेस 9 को साइलेंस करा दिया, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो बेस्ट फिट ग्राफ है फॉर एपोप्टोसिस सिनेरियो इन द कैंसर सेल व्हेन ट्रीटेड विद एजेंट एक्स. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को. देखो उसने आपको क्या दिया ना, जो अभी आपने एपोप्टोसिस पढ़ा, जैसे कैंसर सेल है, आपने उसको एक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट दिया एक्स, ठीक है. अब वो कह रहा है कि दोनों पाथवे एक्टिवेट होते हैं, एक्सट्रिंसिक भी और आपका एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक भी और इंट्रिंसिक भी, ठीक है. अब हमें यही मान के चलना पड़ेगा ना कि दोनों की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी आपकी, 50-50. यही मान के चलेंगे कि, क्योंकि एग्जैक्ट तो दे नहीं रखा ना कि ज्यादा सेल कौन से पाथवे से एपोप्टोसिस हो रहा है, ठीक है, तो 50-50 मान के चलते हैं. अब अगर आपने कैस्पेस 9 को साइलेंस कर दिया, एसएच आरएनए क्या होता है, शॉर्ट हेयर पिन आरएनए, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, जो कि एक तरह से आरएनए इंटरफेरेंस, या जिसे हम जीन साइलेंसिंग बोलते हैं. अगर तो आपने कैस्पेस 9, इसमें क्या होता है ना, आपने जो कैस्पेस 9 वाली जीन है, वो जो एमआरएनए है उसी को डिग्रेड करा दिया, तो इसमें कैस्पेस 9 तो बनेगा ही नहीं. अब कैस्पेस 9 नहीं बना तो इसका मतलब इंट्रिंसिक पाथवे तो होगा ही नहीं, तो सिर्फ एक्सट्रिंसिक होगा. तो हमें दोनों की कंट्रीब्यूशन 50-50 माननी पड़ेगी, ठीक है. तो उसी हिसाब से फिर आपका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट, क्योंकि इसमें ज्यादा सेल्स का एपोप्टोसिस हो रहा है और इसमें 50% का, ठीक है. क्योंकि ये तो अब हमें पता नहीं ना कि कौन से पाथवे से ज्यादा सेल्स किल हो रहे हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, cells undergo apoptosis by two distinct and interconnected pathways, extrinsic and intrinsic. Extrinsic pathways activated by extracellular ligand binding to cell surface death receptor, ठीक है. Whenever an apoptotic stimulus activates intrinsic pathway, the pro-apoptotic bags and bag proteins remain, become activated, and induce the release of cytochrome C from mitochondria, leading to caspase cascade activation, resulting in apoptosis. ठीक है, तो जो प्रो एपोप्टोटिक बैक्स और बैक हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर बैक और बैक जब एक्टिवेट होते हैं तो वो साइटोक्रोम सी को रिलीज कराते हैं, ठीक है ना. उसके बाद जो APF1 होता है और उसके बाद फिर आपका जो आगे कैस्पेस 9, ठीक है. इन सेल ए साइटोक्रोम सी इज इंड्यूस्ड बाय माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, वेयर एज इन सेल बी साइटोक्रोम सी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो इंजेक्शन बट बैक्स एंड बैक आर इनएक्टिवेटेड. What will be the most appropriate apoptotic response type in both cell? मतलब दो टाइप की सेल की बात कर रहा है, एक में तो साइटोक्रोम सी आपने माइक्रो इंजेक्शन से दिया, वेयर एज इन सेल बी साइटोक्रोम सी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो इंजेक्शन बट बैक्स एंड बैक आर इनएक्टिवेटेड. तो क्या इसमें से अप्रोप्रिएट आपका सिनेरियो होगा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में ये तो चलो आपकी वही सेम थ्योरी दे रखी है कि बैक और बैक्स का काम होता है साइटोक्रोम सी को रिलीज कराना. अब सेल ए में तो साइटोक्रोम सी आपने बाहर से दे दिया, ठीक है, तो उसमें तो कुछ इतना रोल नहीं है फिर बैक्स या बैक आपके, मतलब क्योंकि वैसे ही ये काम बैक और बैक्स का होता है, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी उसको ब्रेक करते हैं जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी बाहर आता है.
और सेल बी में भी आपने साइटोक्रोम सी दे दिया, और बैक इनएक्टिवेट है, ठीक है। अब क्या है ना, साइटोक्रोम सी तो आपने दोनों में बाहर से दे दिया ना, तो दोनों के अंदर ही इंट्रिंसिक पाथवे तो एक्टिवेट हो ही जाएगा, और एक्सट्रिंसिक तो चलो अपना अलग चल ही रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो परसेंटेज एपोप्टोसिस है वो दोनों ही सेल के अंदर इक्वल आएगा, ठीक है। और दोनों में ही अब इक्वल तो इधर भी शो कर रखा है, बट इधर कम शो कर रखा है। बट अब ये भी यहाँ पर ऐसा कुछ आप बता नहीं सकते ना, कम या ज्यादा, तो जनरली एपोप्टोसिस तो होगा, ठीक है ना। क्योंकि बैक और बैक्स का काम होता है साइटोक्रोम सी को रिलीज कराना माइटोकॉन्ड्रिया से, लेकिन जब आपने साइटोक्रोम सी बाहर से डायरेक्टली डाल दिया तो फिर आपको बैक और बैक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव आइसोलेटेड ए यू हैव आइसोलेटेड ए शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम बैक्टीरिया which upon administering to animal cell in culture is demonstrated to get transported to mitochondria and to cause mitochondrial membrane disruption, ठीक है। कि जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, जब वो किस में जाती है, अब वो आपने बैक्टीरिया से आइसोलेट करी, और जब उसको हम एनिमल सेल्स इन कल्चर में दे रहे हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की डिसरप्शन कराती है। दिस पेप्टाइड इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑन कैंसर and is to be tested for its anti-cancer properties in the following models of the disease, ठीक है। पहला क्या है, जिसमें APF1 में म्यूटेशन है, एक कैंसर विद बैक्स जीन्स आर इनएक्टिवेटेड, एक कैंसर विद बैक जीन्स आर इनएक्टिवेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू प्रोवाइड बेस्ट इफेक्ट, दैट इज इंड्यूस एपोप्टोसिस। तो इनमें से कौन सा जो है वो आपको बेस्ट इफेक्ट देगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन आपको क्या आगे बना है कि एक शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड को हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट करा, और जब हमने उसको एनिमल सेल्स में दिया टू गेट ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड टू कोज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिसरप्शन, ठीक है। दिस पेप्टाइड इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑन कैंसर एंड इज टू बी टेस्टेड फॉर इट्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग मॉडल ऑफ डिजीज। अब देखो क्या ना, आपको आपने स्पेसिफिकली ये जो शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड है इसको हमने स्टडी करना है कि ये अपना फंक्शन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो ना, APF1 तो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ही होता है, जो हमने देखा ना कि साइटोक्रोम सी जब बाहर आता है तो APF1 को एक्टिव कर देता है, ठीक है ना। जैसे APF1 ये था आपका जो डायग्राम था, ठीक है ना, क्योंकि पहले वो जैसे मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है। बट आप जैसे देख सकते हो कि जो आपको ये ओलिगोमेरिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर कितने दिखा रखे हैं, ये 3 6 7 8, पता नहीं ये 7 या 8 होते हैं, तो ये एक ओलिगोमेरिक फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो APF1 तो चलो बाहर ही है, उसका तो कोई मतलब उसका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिसरप्शन से डायरेक्टली ऐसा कुछ लिंक नहीं है, ठीक है। वो तो चलो साइटोक्रोम सी बाहर आता है, वो उसको एक्टिवेट करता है। अब अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को टेस्ट करना है तो आपने एक तो क्या करना है, क्योंकि अगर बैक्स और बैक भी एक्टिवेट है फिर तो आपको पता नहीं चल पाएगा ना कि बैक और बैक्स ने साइटोक्रोम सी को रिलीज कराया है या वो जो पॉलीपेप्टाइड आपने दिया है, ठीक है ना, क्योंकि बैक और बैक्स का भी सेम काम है। तो अगर आपको इस पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टडी करना है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है, साइटोक्रोम सी बाहर का, बैक और बैक्स को तो इनएक्टिवेट करना ही पड़ेगा। इनएक्टिवेशन के पीछे मोटिव ये है कि जो आपने शॉर्ट शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड है वो जो आइसोलेट करी है आपने बैक्टीरिया से, आप उसको स्टडी कर पाओ। अदरवाइज तो अगर मान लो बैक और बैक्स भी एक्टिवेट है और शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड भी है, फिर आपको पता नहीं लग पाया ना कि दोनों में से कौन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मेनली इनको इनएक्टिवेट करने के पीछे मोटिव क्या है, ये इनएक्टिवेट होंगी तभी आप ये स्टडी कर पाओगे कि वो जो शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, B and C, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन आया था आपका, सर्वाइकल कैंसर सेल्स वर ट्रीटेड और अनट्रीटेड और ट्रीटेड विद कंपाउंड एक्स ए प्यूटेटिव एंटी कैंसर ड्रग
The cell extracts were analyzed by immunoblotting for the level of specific markers as indicated by the band thickness. The following results were obtained. ये आपको रिजल्ट दे रखा है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो कंपाउंड एक्स के एक्शन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि जो सर्वाइकल कैंसर सेल है उसको हमने अनट्रीट और ट्रीट कराया विद कंपाउंड एक्स प्यूटेटिव एंटी कैंसर ड्रग, और आपको स्पेसिफिक मार्कर्स दिखा रखे हैं, इम्यूनोब्लॉटिंग फॉर द लेवल ऑफ स्पेसिफिक मार्कर एज इंडिकेटेड बाय द बैंड थिकनेस। अब देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जब ड्रग नहीं है और जब ड्रग है, एफ का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बैक्स का लेवल कम हो रहा है। ठीक है ना, आपको थिकनेस से पता लग रहा है इसका लेवल कम हो रहा है, इसका लेवल बढ़ रहा है, इसका लेवल कम हो रहा है, इसका लेवल भी कम हो रहा है, इसका लेवल ज्यादा हो रहा है, इसका लेवल ज्यादा हो रहा है, इसका लेवल ज्यादा हो रहा है, और इसमें कोई फर्क नहीं दिखाया बीटा ट्यूबलिन में। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि अगर कैस्पेस 8 का लेवल बढ़ रहा है क्लीव्ड का और 9 का कम हो रहा है, इसका मतलब ये पाथवे तो एक्सट्रिंसिक होगा, क्योंकि एफ का लेवल भी बढ़ रहा है ना, तो इट हैज टू बी एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो पहले में इंट्रिंसिक है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और किसी में इंट्रिंसिक तो चलो लिखा नहीं हुआ। बी क्या लिखा हुआ है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे बाय इंड्यूसिंग द फास्ट लिगेंड एसोसिएटेड डेथ डोमेन एंड एपोप्टोसिस वाज P53 डिपेंडेंट, क्योंकि P53 का लेवल भी बढ़ा है। ठीक है, सी क्या लिखा है कि कंपाउंड एक्स इंड्यूस सेल डेथ बाय रिड्यूसिंग एक्सप्रेशन ऑफ बैक्स। बैक्स का एक्सप्रेशन तो चलो कम हुआ है इन ए P53 डिपेंडेंट मैनर एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ कैस्पेस 9। कैस्पेस 9 की तो एक्सप्रेशन कम हुई है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। Compound X induced cell death by activating the death domain together with increasing the expression of a pro-apoptotic protein in a P53 independent manner। तो ये भी गलत हो गया कि P53 का लेवल तो बड़ा है ना आपका। ठीक है ना, तो ये भी आपका मतलब इंडिपेंडेंट मैनर नहीं होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन सही है आपकी, दैट इज डी। तो ये आंसर बनेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि एपोप्टोसिस रेफर्स टू प्रोग्राम सेल डेथ that is triggered by specialized intracellular proteases called caspases. The intrinsic pathway of apoptosis. It depends on the activation of fast domain by the fast ligand, which activates the disc. Second is regulated by BCL2 family of protein. C, it consists of key regulatory protein APF1, which is a water soluble component of the electron transport chain. And D क्या है, it recruits procaspase 9 into the apoptosome, and once activated, caspase 9 cleaves and activates downstream executioner caspases। तो इसमें से आपने क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है कि क्योंकि यहां पर हमें जो पॉइंट्स हैं वो किससे रिलेटेड बता रखे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। तो अब ए क्या बता रखा है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन ऑफ फास्ट डोमेन बाय द फास्ट लिगेंड विच एक्टिवेट्स द डिस्क। देखो डिस्क की बात तो हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में किया है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इट इज रेगुलेटेड बाय BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन। मतलब BCL2 तो वही है ना कि वो तो चलो इंटरनली होते हैं और वो बताते हैं कि सेल को मतलब रेगुलेट ही कर रहा है, कि BCL2 जनरली मैंने पढ़ा था जो एंटी एपोप्टोटिक होती है। It consists of key regulatory protein APF1, which is water soluble component of the ETC। ETC की तो हमने बात ही नहीं करी है, ये तो साइटोप्लाज्म में ही था ना, कि जो APF1 होता है जब साइटोक्रोम C आता है तो ये मोनोमेरिक से किस फॉर्म में जाता है, ओलिगोमेरिक में। मोनोमेरिक से किस फॉर्म में जाता है, ओलिगोमेरिक फॉर्म में। और डी क्या है यहाँ पर आपका, इट रिक्रूट्स प्रोकैस्पेस 9 इनटू एपोप्टोसोम। एक्चुअली जो आपका APF1 है
साइटोक्रोम सी है, वो एपोप्टोसोम का पार्ट है, तो उसी में फिर प्रोकैस्पेस 9 आता है। मतलब एपोप्टोसोम में तीनों चीजें होती हैं जो हमने डिस्कस करी हैं, एक साइटोक्रोम सी, एक आपका APF1, और तीसरा यहां पर क्या होगा आपका प्रोकैस्पेस 9। साइटोक्रोम सी प्लस APF1, लिखा ना कि वो उसको रिक्रूट्स प्रोकैस्पेस 9 इंटू एपोप्टोसोम। साइटोक्रोम सी प्लस APF9 प्लस प्रोकैस्पेस 9, ये मिलके क्या बनाते हैं आपका एप्रोटोसोम, प्रोकैस्पेस 9। एंड वंस एक्टिवेटेड कैस्पेस 9 क्लीव्स एंड एक्टिवेट्स डाउनस्ट्रीम एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस। तो ये भी सही है, तो इसमें ए और सी आपका इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा बी एंड डी ओनली। ठीक है, ये आपका आया था दिसंबर 23 के अंदर ये क्वेश्चन। तो भैया कि आपको मेनली, क्योंकि ये एपोप्टोसिस को देखो हर एक उससे लिंक कर रहे हैं, चाहे वो आपको कैंसर से लिंक करें, ठीक है, चाहे वो आपसे जनरल ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछें। तो मेनली आपको क्या है कि जितनी भी जीन्स आपने पढ़ी हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी काफी जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो मेनली आपको जितनी भी जीन्स हैं और ये जो पाथवे इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा नहीं कि ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एपोप्टोसिस कंप्लीट।